आज हमारे बीच में हैं राजस्थान विधानसभा की स्पीकर रहीं वयोवृद्ध नेता, और राजस्थान में इस एज का कोई पॉलिटिशियन नहीं है जिनको 9 बार राजस्थान का विधायक बनने का गौरव हासिल है। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड जो हम बना रहे हैं, ये जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, सुमित्रा सिंह जी हैं। सुमित्रा सिंह जी राजस्थान विधानसभा की स्पीकर रही हैं, 9 बार विधायक रही हैं, 6 बार झुंझुनू विधानसभा से और 3 बार पिलानी विधानसभा से। कांग्रेस के सिंबल पर, लोकदल जनता दल के सिंबल पर, निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। और जो मंडावा विधानसभा है झुंझुनू जिले की, उसका किसारी गांव है, उसमें 3 मई 1930 को सुमित्रा सिंह जी का जन्म हुआ था। और सुमित्रा सिंह जी ने जो स्ट्रगल किया, यानी अपने जो शैक्षणिक पीरियड में, अपने पॉलिटिकल पीरियड में जो स्ट्रगल किया, वो आज की पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा एक सबक है, एक ज्ञान है। और उस जो पॉलिटिकल युवा पीढ़ी है उसके लिए भी कि किस विचारों से जनता के मुद्दों पे, जनता के लिए, जो जनता का शासन होता है, उस लोकतंत्र के लिए सुमित्रा सिंह जी ने कैसा स्ट्रगल किया, वो सारा जानने के लिए हम सुमित्रा सिंह जी के पास हाजिर हुए हैं। सुमित्रा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप जिस गांव में पैदा हुए थे, किसारी में, उसका मंडावा विधानसभा का भी चुनाव हुआ, तब हम गए थे, आपकी वो हवेली देखी थी, आपका जन्म स्थान देखा था, बड़ी खुशी हुई। तो आप उस गांव से निकल के जयपुर और राजस्थान विधानसभा की स्पीकर बनने का जो आपने स्ट्रगल किया है, इसकी शुरुआत में सबसे बड़ा सहयोग आपका किसने किया? उसमें सबसे बड़ा सहयोग है पंडित खेमराज का। मंडावा के रहने वाले थे, आर्य समाजी विचारधारा के थे, और मेरे पिता से उनका बहुत अच्छा, जिसे कहना चाहिए, अच्छे संबंध थे। उन्होंने आपको मतलब प्रोत्साहित किया पढ़ाई के लिए, जैसा कि आपने कहा कि मेरा जो नामकरण है वो भी उन्होंने ही किया था? हाँ, नामकरण उन्होंने किया। नामकरण नहीं किया, मेरा विद्या संस्कार किया। मेरी जीभ के ऊपर 6 साल और 2 महीने की थी मैं, जब जीभ के ऊपर शहद से ओम लिखा था उन्होंने। जो वो नामकरण करने के लिए आए थे, तो आप अभी बता रहे थे पहले अपने को, तो उन्होंने क्या कहा था आपको देख करके, नन्ही बच्ची को देख? कहा था ये लड़की या तो जिंदा नहीं रहेगी, और यदि ये जिंदा रही तो इसके राजयोग है। अब उस समय सन 30 के अंदर कोई कल्पना कर सकता था क्या? एक किसान, साधारण किसान की लड़की के कोई राजयोग हो सकता है? ऊपर अंग्रेज, उनके नीचे राजे महाराजे, और उनके नीचे जागीरदार, और जागीरदारों का, जिसे कहना चाहिए, बेचारा किसान। उस लड़की को कोई राजयोग की कल्पना कर सकता है क्या? लेकिन उन्होंने कहा यह तो जिंदा नहीं रहेगी, और जिंदा रही तो इसके राजयोग है, और इसके पढ़ने का योग है, इसके विदुषी होने का योग है। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से, फिर जो आपने हायर एजुकेशन हासिल किया? पंडित खेमराज जी के 2 लड़कियाँ थी, शांता और सावित्री। पंडित खेमराज जी शांता, सावित्री और सुमित्रा तीनों को लेकर के बनस्थली में छोड़ के आए थे, क्योंकि हीरालाल जी शास्त्री ने अपने सारे साथियों को, जो प्रजामंडल के साथी थे, उनको लिखा था कि यदि आपकी कोई लड़की हो तो उस लड़की को यहाँ पढ़ने के लिए भेजो। और उस पर पंडित खेमराज जी हम तीनों को लेकर के गए थे, और वहाँ उन्होंने मेरा दाखिला कराया। तो वनस्थली विद्यापीठ से आप कहाँ तक पढ़ करके आप पास आउट हुए? मैंने BA किया वनस्थली से। उस समय पूरे राजस्थान के अंदर लड़कियों के लिए कहीं भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं था। उस समय महिला साक्षरता दर 3% थी जब मैंने MA किया है तब। MA आपने महाराजा से किया? महाराजा कॉलेज। और कोई एजुकेशन नहीं। और पूरे राजस्थान में एक भी गर्ल्स की PG कॉलेज नहीं थी? पूरे राजस्थान में लड़कियों के लिए एक भी PG कॉलेज नहीं थी। इसलिए महाराजा कॉलेज से, जो लड़कों की संस्था थी, वहाँ से MA किया। अच्छा, घर में आपका सबसे बड़ा सहयोग माँ की तरफ से रहा, पिताजी की तरफ से, दादी की तरफ से, किसका सहयोग रहा? क्योंकि उस टाइम जब पढ़ाई का माहौल लड़कियों में एक तरह का 0% था, सबसे बड़ा सहयोग परिवार में किसका रहा? परिवार में तो मेरे पिता लादूराम जी हैं, उनका सहयोग रहा। उन्होंने ही किया जो कुछ किया सब। परिवार में पढ़ाई का किसी ने विरोध भी किया? ना, किसी ने नहीं किया। उनके आगे कोई नहीं बोलता था। फिर जब आप पॉलिटिकल फील्ड में आए
और कोई सरकारी नौकरी नहीं की, पॉलिटिकल फील्ड में आए, इसके लिए किसने प्रोत्साहित किया आपको? राजनीति में प्रोत्साहित किया मुझे कुंभाराम जी आर्य ने। कुंभाराम जी, मैं झुंझुनू के अंदर, मेरे पति उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरी थे और जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरी होने के नाते झुंझुनू में रहते थे। तो कुंभाराम आर्य उन दिनों में मिनिस्टर थे पंचायत राज के। उनका दौरा था झुंझुनू में। झुंझुनू में जब उनका दौरा था तो सरदार हरलाल सिंह जी, जो झुंझुनू से उस समय पिलानी से विधायक थे, चिड़ावा नाम था उस समय पिलानी का, चिड़ावा से विधायक थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने आके कहा, उन दिनों में पूरे झुंझुनू के अंदर कोई भी न ढाबा था, न होटल था, न कोई कुछ और था। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि 5-6 आदमी हैं भाई, तू उनको रात का खाना खिला सकती है क्या? कुंभाराम जी का दौरा था। मैंने कहा क्यों नहीं, खिला दूँगी। तो कुंभाराम जी आए, खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद बोले छोकरी तू क्या करती है? मैंने कहा मैं इंटर कॉलेज था झुंझुनू में, सेठ मोतीलाल कॉलेज, उस समय इंटर कॉलेज तक था वो। मैंने कहा मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाती हूँ। छोकरों को पढ़ाती है? मैंने कहा हाँ, छोकरों को पढ़ाती हूँ। मोतीलाल कॉलेज में पढ़ाते थे तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि छोकरों को पढ़ाती है? मैंने कहा हाँ, छोकरों को पढ़ाती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। 2-4 मिनट मेरे से बात करी उन्होंने। उसके बाद जब तक चुनाव आ गए थे, ये 55-56 की बात है, जब तक चुनाव आ गए थे 56 के 57 के, तो 56 में ही हो गए थे चुनाव। तो तब चुनाव आ गए थे तो उन्होंने मेरे को टिकट दिया। पहला चुनाव आपका पिलानी और चिड़ावा विधानसभा से रहा? हाँ, चिड़ावा नाम था जब, वो तो बाद में बिरला जी ने पिलानी करवा लिया। पहले 2 चुनाव तक तो चिड़ावा ही नाम था। आप 1957 में पहली बार विधायक बन के 9 बार विधायक, राज्य सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल हुई, स्पीकर जैसे पद पे रही, और आपने एक विचार के लिए, जनता के मुद्दों पे संघर्ष करके पॉलिटिक्स में आप स्थापित हुई। मौजूदा दौर में जो मौजूदा जनरेशन है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की है, वो आनन फानन में आती है, आके स्थापित होना चाहती है, वो जनता के मुद्दों पर बात भी नहीं करना चाहती है। तो मौजूदा जो पॉलिटिकल जनरेशन है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, उसके लिए आपका क्या संदेश है कि वो जनता के मुद्दों पे लड़के आगे बढ़े या ऐसे आनन फानन में आकर के चलती रहे? देखिए, मेरा निश्चित तौर से मेरी मान्यता है कि जो विधायक या सांसद जनता के मुद्दे उठाएगा पार्लियामेंट में और असेंबली में, और जो उसके लिए अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखेगा, ऐसे व्यक्ति को जनता पुनः चुनाव जिताती है। अच्छा, कोई ऐसा पॉलिटिकल किस्सा आपका जो बड़ा इंटरेस्टेड हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे जनता के बीच का हो, जो लोग सुन कर के बड़े एक प्रोत्साहित हों कि आपका कोई ऐसा किस्सा हो, पॉलिटिकल किस्सा कोई? ऐसा है कि 1998 की बात है, ये 98 के अंदर है, चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हर ज़िले के अंदर सरकारी कॉलेज होगा। सब ज़िलों में सरकारी कॉलेज था, लेकिन झुंझुनू में सरकारी कॉलेज महिलाओं के लिए नहीं था। तो मैं विधानसभा में बैठ गई, वैल में बैठ गई, और मैंने कहा कि जब उठूँगी, जब घोषणा होगी कि कॉलेज खुलेगा। तो कई देर तक तो मनोबल होती रही। फिर जब मैं नहीं उठी तो अध्यक्ष ने कहा भाई करो, आपने लिखा है। मैं घोषणा पत्र साथ ले गई थी। मैंने कहा ये घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है, या तो ये कहो कि हमारा घोषणा पत्र झूठा है, और या फिर करो। तब फिर मुझे उठाया और कॉलेज खोला। अच्छा, आप गाँव में जाते, चाहे चुनाव प्रचार के दौरान या बीच में किसी भी फंक्शन में जाते, जनता के बीच में, लोग उस टाइम कितने खुश होते, कितना आपको देख करके कि हमारी विधायक हैं, वो हमारे बीच आई हैं, वो हमारा फलां काम किया है, ये काम किया है, कितने खुश होते थे उस ज़माने में? खूब खुश होते थे। देखिए, ऐसा है कि 57 में जब मैंने चुनाव लड़ा, उस समय मेरी उम्र थी 26 साल।
तो सब कहते थे छोरी को वोट देंगे। तो 57 में तो मैं छोरी थी, और 57 के बाद जब 62 में मैं झुंझुनू में आई तो 5 साल का अनुभव भी हो गया था मुझे, और उस समय कुछ काम भी मैंने करवाए 5 साल में। इसलिए फिर तब लोग बाग बहुत खुश होते थे कि भाई हमारी विधायक आई हमारे मिलने के लिए। अच्छा, आपको राजनीति में स्थापित होते देखते आप जनता के बीच में, जब महिलाओं के बीच में जाते किसी भी गांव में, तो वहाँ क्या अनुभव होता कि वो महिलाएं कितनी खुश होती कि हमारे बीच से पढ़ी हुई एक लड़की, एक बहू जो विधायक बनी है, इतनी बड़ी नेता बनी है? महिलाओं के आंखों में क्या देखते थे उस टाइम? महिला बहुत खुश होती थी, बहुत खुश होती थी, और मैं किसी को काकीर, किसी को दादीर कह के पुकारती थी। अच्छा, जो 47 से पहले का जो एक तरह का जुल्म जाती था अंग्रेज़ों का, सामंतों का, उसमें आप लोगों ने भी पीड़ा, जाहिर सी बात है पूरी जनता ही सहती थी, तो उस वक्त का कोई पीड़ा का ऐसा किस्सा हो जो सामंतवाद का, अंग्रेज़ों का, उस टाइम का कोई? सामंतवाद का तो 57 में तो था नहीं, 47 से पहले का। 47 से पहले का तो था, कई किससे कोई एक थोड़ा ही है। मतलब लोग सामंतवाद से दुखी थे, बहुत दुखी थे, सामंतवाद से बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। ये आपने सामने तस्वीर लगा रखी है, इसमें आपकी तस्वीर है, एक आपके शादी की तस्वीर है, तो ये जो तस्वीरें आपने लगा रखी हैं सामने, तो ये इनसे जो, क्योंकि जब आप पढ़ती थी तब की भी तस्वीर है, तो आज इन तस्वीरों को देखते हैं आप, तो वो ज़माना पूरा याद आ जाता होगा? बिल्कुल आता है याद। मैं बनसली के अंदर बेस्ट हॉर्स राइडर थी। हॉर्स राइडर रही आप? हाँ, झांसी की रानी पिक्चर बनी है, उस पिक्चर के अंदर घोड़े को मैंने, नारी सेना की मैं ही कमांडर हूँ, और मैंने घोड़े को टाटी भी कुदवाई है और गड्ढा भी पार करवाया है। 2 घोड़े चलाती थी मैं, एक पाँव इस घोड़े के, ये पाँव इसके, 2 घोड़े चलाती थी मैं। मेरे ज़माने की बेस्ट राइडर थी मैं। अच्छा, अभी जैसे राजस्थान का 23 के चुनाव के बाद में विधानसभा में भी उपचुनाव हो रहे हैं 6 सीटों पे, आप रेगुलर अखबार, टीवी वगैरह के संपर्क में रहते हैं, तो उसमें अपने झुंझुनू विधानसभा में उपचुनाव है, तो वहाँ के बारे में क्या लग रहा है आपको? झुंझुनू का कैसा माहौल रहेगा? देखिए, झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू की सीट जो है वो कांग्रेस के, जिसे कहना चाहिए, पक्ष की सीट है, इसलिए कि 45,000 वोट मुस्लिम वोटर है, और वो बीजेपी को 1 वोट भी देने को तैयार नहीं। तो ये एक प्लस पॉइंट है झुंझुनू का, कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट है। अब सरकार जो बीजेपी की है, किसको वो चुनाव लड़ाती है और क्या करती है और क्या, वो तो देखिए भविष्य बताएगा। लेकिन झुंझुनू की सीट कांग्रेस के लिए आसान है, बीजेपी के लिए मुश्किल है। बाकी जैसे 5 सीटें, उसमें आपको क्या लग रहा है? बाकी के बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी। झुंझुनू मतलब कांग्रेस के पक्ष में है माहौल वहाँ? झुंझुनू का कांग्रेस के पक्ष में, वो राजी कोई नहीं है, इनसे भी कोई राजी नहीं है, बृजेंद्र ओला से भी इसलिए राजी नहीं है कि ये बहुत कम मार्जिन से पार्लियामेंट की सीट जीते हैं। 18,000 कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन अब देखिए किसको टिकट मिलती है, क्या होता है, क्या नहीं होता, इस पे सब डिपेंड करेगा। कांग्रेस क्या लग रहा है रिपीट टिकट इन्हीं के परिवार को करेगी या किसी बदलेगी? कह नहीं सकती मैं, तो किसको मिलेगी टिकट कौन जाना है, लेकिन जिस तरह से अमित ओला फिर रहा है उससे तो यही लगता है कि भाई टिकट बात हुई होगी इनकी कोई। अमित ओला तो प्रचार कर रहा है अपना और फिर रहा चुनाव में। ये थी सुमित्रा सिंह जी, जो मंडावा विधानसभा का एक गांव है किसारी, उसमें पैदा होकर के 9 बार राजस्थान विधानसभा में विधायक और फिर स्पीकर रहीं, राजस्थान सरकार में मंत्री रहीं और लोकसभा का भी चुनाव लड़ा। पर अपना पूरा जो जीवन है वो पूरा एक संघर्ष का जीवन है। 1930 में पैदा हुई, करीब 94-95 साल यानी करीब
95 में बसंत देख चुकी हैं सुमित्रा सिंह जी। और आज भी सुमित्रा सिंह जी बराबर टीवी के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, अभी हम आए सुमित्रा सिंह जी के पास तो अखबार पढ़ रही थी और हर चीज़ का बड़ी शालीनता से, बड़ी बेबाकी से एक प्रोत्साहित करने वाला जवाब, और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल कि उस ज़माने में 53 में आपने एमए किया। 53 में मैंने एमए किया। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं अपने दिमाग में कई दिनों से सोच रही थी कि आखिर जनता ने मेरा एक रिकॉर्ड बनाया है तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। तो मैं 45, क्योंकि मुझे 45 साल विधानसभा में भेजा, इसलिए 45 लाख रुपया मैंने अपने बच्चों के से मांग करके कि भाई तुम्हें नहीं दूंगी मैं, और ये मैं इसके एक ट्रस्ट बनाऊंगी। और वो ट्रस्ट जो है वो झुंझुनू और पिलानी 2 क्षेत्रों के अंदर है। किसी को, गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए, गरीब अनाथ बच्ची को शादी विवाह के लिए, और डेवलपमेंट का भी कोई ऐसा काम हो जो ज़रूरी हो और दिख रहा हो तो उसके लिए करेगा। तो वो ऐसा मैंने 45 लाख रुपए अपने बच्चों से मांग करके और ट्रस्ट बनाया है। ट्रस्ट बना लिया आपने? बना दिया। बहुत बहुत बधाई हो उसके लिए आपको। बना दिया। वो जनता को याद दिलाता रहेगा कि तुमने यदि इतना किया था, 9 बार जिता के रिकॉर्ड बनाया, तो सुमित्रा भी तुम्हारे लिए कुछ करके गई है। सुमित्रा भी तुम्हारी है और स्नेह था जनता का अभी भी है। जो स्नेह, जो सहयोग और जो जिसे कहना चाहिए सम्मान मुझे दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ जनता की। अच्छा, एक चीज़ और कि आप 57 में विधायक बनी, उस टाइम ये एमएलएओं को बोनस भत्ता कितना मिलता था, आज जो कितना मिलता है थोड़ा, क्योंकि लोग देखें, लोग सुने। और उस टाइम कोई चीज़ों के भाव, जैसे आपने 47 से पहले आप स्कूल कॉलेज चली गई थी, तो उस टाइम में गेहूं बाजरा क्या भाव बिकते थे, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सा लोग देखें, इस चीज़ को सुने कि आपने किस भाव क्या चीज़ खरीदी है। देखिए, उस समय जब पहली बार मैं जीत के आई तब एमएलए का भत्ता था 12.5 रुपया, 12.5 रुपये दैनिक भत्ता था, और आज 2000 रुपया है। इतना फ़र्क पड़ गया। अच्छा, जैसे उस टाइम वैसे ये मूंग और बाजरे के जब आप बचपन में क्या भाव थे, आपको याद हो तो? ये मुझे नहीं भाव, ये नहीं मालूम। कोई भी खाने पीने चीज़ जो आपने स्कूल कॉलेज में खरीदी है उस टाइम, मतलब मिनिमम कितने पैसे की आपको याद है? भाई बनस्थली में पढ़ते थे हम, तो हम खरीदते थे ही नहीं, इसलिए क्या पता। बीए तक तो जैसे कपड़े ही हैं आप जो भी पहनते थे, आज जो चीज़ आ रही है उस टाइम कितने में आती थी? बहुत, तब में और हम में तो 1000 गुना फ़र्क। अच्छा, आज यदि शादी ब्याह में आदमी कहीं जाता है तो 1000, 500, 2100 रुपये देता है, उस टाइम में कितना देता था जिससे आदमी खुश होता था कि ये शादी के अंदर? देखिए, मैंने तो अपना नियम बना रखा है। शादी में जाती थी 100 रुपया देती थी बच्चे को, और बच्ची को जो कोई होता वो 100 रुपये देती। वही 100 रुपया आज देती हूँ, मेरा नियम है, इसको तोड़ती नहीं हूँ। 100 रुपया। ये सुमित्रा सिंह जी ने हर चीज़ बताई है, सामाजिक जीवन के बारे में भी, अपने पॉलिटिकल जीवन के बारे में। एक बड़ा स्ट्रगल है 94, 95 जो बसंत देखें उसका, और आज भी हर चीज़ पूरी तरह से याद है, बेबाकी से जवाब दे रही हैं। और सबसे बड़ा जो सुमित्रा जी उन लोगों के लिए रोल मॉडल हैं जो आज पॉलिटिकल लाइफ में आ रहे हैं और एक अचानक आकर के मैदान में कामयाब होना चाह रहे हैं, ज़िंदगी में हर तरह के समझौते, पैसे को पानी की तरह बहा करके और टिकटों के लिए, राजनीतिक पदों के लिए दौड़ लगा रहे हैं। उन लड़के और लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल हैं कि जनता के लिए, एक विचार के लिए उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया है। और जो स्नेह के बारे में उन्होंने बताया कि जनता का इतना स्नेह, जो 9 बार मुझे विधायक बनाया, तो आज हमने उन बच्चियों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए जो स्थानीय लोग हैं झुंझुनू के, पिलानी के, उनके लिए एक ट्रस्ट जो बनाया है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो ये सुमित्रा सिंह जी ने हर चीज़ का जो जवाब दिया है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।